जुनूनी इश्क पार्ट 5। अपने हाथों में फाइल लिए हुए अद्विका गेस्ट रूम की ओर बढ़ने चल देती है। अद्विका गेस्ट रूम का दरवाज़ा खटखटाने को होती है कि उसे ध्यान आता है कि दरवाज़ा तो पहले से ही खुला हुआ है। अद्विका ज़्यादा ना सोचकर सीधा रूम के अंदर चली जाती है, जो पूरी तरह से खाली था। वह एक दो बार आवाज़ भी लगाती है, हेलो, कोई है क्या? और न्यू गेस्ट, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं आपके लिए ये फाइल लेकर आई हूँ जो मेरे दादाजी ने आपको देने के लिए कहा है। कुछ देर तक जब कोई आवाज़ नहीं आती तो अद्विका अपने हाथों में ली हुई फाइल को टेबल पर रखने के लिए एक कदम बढ़ाती है। अद्विका फाइल को टेबल पर रखने को ही होती है कि उसके हाथ में फाइल पॉट लगकर नीचे गिर जाता है। फ्लावर पॉट के नीचे गिरते ही वहाँ पर ज़ोरदार आवाज़ होती है, जिस पर अद्विका फटाफट से उसे टूटे हुए फ्लावर पॉट को उठाने के लिए झुक जाती है। वह अभी झुककर फ्लावर पॉट के टुकड़े उठा ही रही थी कि उसके पीछे से भारी और कड़क आवाज़ आती है, मिस अगेन। आवाज़ अपने स्कर्ट छोटे पहनी हुई है। अद्विका के कान में जब जानी पहचानी आवाज़ आती है तो उसकी आंखें अपने आप ही बड़ी हो जाती है और अपने हाथों को अपने पीछे की तरफ स्कर्ट पर रखती है और वहीं पर घुटने के बल बैठ जाती है और अपनी आंखें ज़ोर से उसके बंद कर देती है। अद्विका को समझते देर नहीं लगती कि आवाज़ किसकी है और ये न्यू गेस्ट कौन है। पीछे खड़ा हुआ शख्स टेबल की ओर रखी हुई फाइल को अपने हाथ में उठा लेता है और वहीं चेयर पर बैठ जाता है। अद्विका अभी भी वैसे ही अपने घुटनों पर बल बैठी रहती है। अद्विका की आंखें अभी भी बंद और सर नीचे की ओर झुका हुआ था और दिमाग के घोड़े दौड़ने को चलने बंद कर दिए थे कि तभी और सर्द आवाज़ उसके कान में पड़ती है, मिस अवस्थी, अगर काम हो गया हो तो आप जा सकती हैं। इतना सुनते ही अद्विका अपनी आंखें झट से खोलकर अपने आगे चेयर पर बैठे इंसान को देखती है, जो सच में बेहद खूबसूरत और अट्रैक्टिव था। वह कोई और नहीं था, न्यू मैथ का टीचर डैनियल था, जो अपने नाक पर टंगी हुई चश्मे को ऊपर करते हुए अपने हाथों में ली हुई फाइल की ओर अपनी आंख से इशारा करता है और फिर अद्विका थोड़ी छिप जाती है, क्योंकि उसके दिमाग में तो कुछ और ही सोचा था। वहीं सामने बैठे डैनियल के होठों पर मुस्कान आ जाती है, मानो उसे पता चल गया हो कि अद्विका क्या सोच रही है। अद्विका की गाल इस वक्त लाल हो चुके थे। वह अपना गाल साफ कहलाती हुई कहती है, वह मॉम ने आपको आज डिनर पर बुलाया है। पर डैनियल मुझे कुछ नहीं कहता। तो अद्विका वहाँ से उठकर जाने लगती है कि तभी पीछे से फिर से एक बार डैनियल अपनी कड़क आवाज़ में कहता है, पूछने के लिए थैंक यू, बट मैं नहीं आ सकता। इस बार अद्विका अपने पीछे मुड़कर देखना भी सही नहीं समझती और सीधा कमरे से बाहर की ओर दौड़ लगा देती है और सीधा अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर आईने के सामने खड़ी होती है। वापस अपने स्कर्ट को देखने लगती है, जो पहनने पर जो सही दिख रहा था, पर झुकने पर स्कर्ट का पहनना दो एक बार हो गया था। इस पर अद्विका अपनी आंखों को कसकर बंद करती है और अपने स्कर्ट को नीचे की तरफ खिसकाने लगती है। वैसे ही पूरे दिन ढल जाता है और रात के वक्त पूरा अवस्थी परिवार डिनर टेबल पर खाने के लिए बैठा था। अद्विका ने दिव्या जी को पहले ही सारी बातें बता रखी थी, तो जिस वजह से वह लोग सभी सिर्फ ओमकार जी का इंतज़ार कर रहे थे, जो घर के बाहर गए थे, अब तक नहीं आए थे कि तभी घर के बाहर गाड़ी की आवाज़ आती है। इसका मतलब था कि ओमकार जी वापस आ चुके थे। वह घर के अंदर आते हैं और डाइनिंग टेबल पर अपनी पोती और बहू को बैठा देखकर नज़र देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, बहू मेरा खाना गेस्ट रूम में ही पहुंचा दो, मैं न्यू गेस्ट के साथ ही डिनर करूंगा। कि तभी अद्विका टपकाते से बोलती है, पर दादाजी न्यू गेस्ट
डिनर के लिए मना कर चुके हैं पहले ही। जिस पर ओमकार जी बड़े ही शांत होकर जवाब देते हैं, हाँ किया होगा, पर वह अब मेरे साथ ही डिनर करेंगे। इतना कहने के बाद ओमकार जी फ्रेश होने के लिए अपने रूम में चले जाते हैं। वहीं दिव्या जी एक में कहकर गेस्ट रूम में खाना भिजवा देती है। कुछ देर बाद गेस्ट रूम में ओमकार जी एक चेयर पर अपने आगे अपना डिनर लेकर बैठे थे। वहीं उसके बगल में किसी राजा की तरह डेनियल बैठा था। एक नज़र अपने आगे प्लेट पर रखे खाने को देखता है और दूसरे पर ओमकार जी को, और वह एक सर्वेंट खड़ा दोनों जानों को खान दे रहे थे। डेनियल की नज़र खुद पर महसूस कर ओमकार जी की सर्वेंट को वहाँ से जाने के लिए बोल देते हैं। सर्वेंट वहाँ से चली जाती है। ओमकार जी अपने चेयर से उठकर खुद ही डेनियल के आगे प्लेटों में लगाए खाने को हटाकर दूर करते हैं और अपने साथ लाई एक बोतल को डेनियल के आगे रखकर अपना सर झुकाकर कहते हैं, माय लॉर्ड, यह आपके लिए, कृपया इसे स्वीकार करें। इतना सुनते ही सामने बैठे डेनियल के होठों पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और वह बोतल को खोलकर उससे भरे खून को अपने होठों से लगा लेता है। रुद्र, आपसे खुश हुआ मिस्टर अवस्थी। रुद्र की बात पर ओमकार जी अपना सर झुका लेते हैं, जिस पर रुद्र कहता है, आपको ये काम रोज़ रोज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये काम खुद कर लूँगा। आप अपनी फैमिली के साथ अपना वक्त बिताएं। रुद्र की बात पर ओमकार जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि जी माय लॉर्ड, पर फिर भी मुझे एक चिंता है। आप यहाँ पर हैं तो सब कुछ अच्छा ही होगा, बट अभी भी उस ईशा के लोग मेरे बच्चे के पीछे पड़े हुए हैं। रुद्र ने अभी तक बोतल से भरे खून को ख़त्म कर लिया था। वह थोड़ा रुकता है और कहता है कि चिंता आपकी नहीं है, वह बात मेरी है, तो मैं संभाल लूँगा। रही बात आपके बच्चे की, तो उसे कुछ नहीं होगा, ये मेरा वादा है। रुद्र की बात पर ओमकार जी कुछ नहीं कहते और किसी सोच में डूब जाते हैं। मुझे पता है मिस्टर अवस्थी, आप क्या सोच रहे हैं। आप अंश के बारे में सोच रही हैं, तो आप ना सोचें, क्योंकि वह फैसला खुद अंश का था। मैंने उसे बचा सकता था, पर उसकी इच्छा नहीं थी। मैंने वही किया जो अंश ने कहा। रुद्र की बात पर दोनों ने बीच फिर से खामोशी हो जाती है। नेक्स्ट किंग। अद्विका अपने रूम में तैयार हो रही थी कॉलेज जाने के लिए। आज वो कॉलेज जल्दी जाना चाहती थी ताकि रितिका से मिलकर उसे सारी बात बता सके। इसीलिए जल्दी जल्दी उसने ब्रेकफास्ट किया था और सीधा वैसे ही दौड़ते हुए बाहर जाने लगी। वह सभी गेट तक पहुंची ही थी कि तभी किसी से टकरा जाती है और गिरने वाली थी कि तभी उसकी कमर किसी के हाथ में लपेट ले चल जाती है। अद्विका को अपने कमर पर जब दर्द महसूस होता है तो अपनी आंखें जड़ से खोल कर देती है। तभी उसकी आंखें रुद्र को दो ब्लू आंखों से मिल जाती है, जो समंदर जैसा शांत और खूबसूरत थी। ना चाहते हुए भी अद्विका उसकी नीली आंखों में देखने के लिए मजबूर हो जाती थी। अद्विका अभी रूम की ब्लू आंखों में खो गई थी। तभी उसे गाड़ी का हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे वह खुद को रुद्र से छुड़ाने की कोशिश करती है। रुद्र भी ज़्यादा परेशान ना कर उसे खड़ा करता है, जिस पर अद्विका भागती हुई जाकर अपनी गाड़ी पकड़ लेती है और कॉलेज के लिए निकल जाती है। अद्विका ने रितिका को भी आज कॉलेज जल्दी बुलाया था। अभी जल्दी जाने की वजह से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं आए थे, इसीलिए दोनों कॉलेज के पीछे की तरफ एक बेंच पर बैठे हुए थे। अद्विका ने उसके साथ हुई सारी बातें एक साथ में रितिका को बताती है, जिस पर रितिका अपनी आंखें फाड़कर सामने अद्विका को देख रही थी। अद्विका, मुझे पता भी है तू क्या बोल रही है। जिस पर अद्विका बहुत खुश होती है हुए अपने बालों को इतराते हुए पीछे की तरफ करती है और कहती है कि जी हाँ बिल्कुल, प्यार तो कभी भी किसी से भी हो सकता है ना। अद्विका कही गई बात पर रितिका उसके कंधे पर एक थप्पड़ लगाती हुई कहती है कि तू पागल हो गई है क्या।
मैं मानती हूँ कि ऐसा किसी की उम्र में हो सकता है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम अपने प्रोफेसर के साथ ही। जिस पर अद्विका रितिका के मुंह पर हाथ रखती हुई कहती है कि बस कर पगली, कुछ मत बोल, जो होना था हो गया। वैसे भी प्यार पागल नहीं है, ये तो इश्क है। इसका दूसरा रूप ही तुम्हें नहीं पता, वह एक्चुअली क्या है। और न जाने अद्विका क्या क्या बड़बड़ा जा रही थी। किसी फिल्म डायलॉग की तरह अद्विका की बात पर सीना अपने माथे पर हाथ रख कर बैठ जाती है। कुछ देर बाद कॉलेज का टाइम हो जाता है, जहाँ पर बच्चे कॉलेज के अंदर बैठे हुए थे। तभी रुद्र क्लासरूम में आता है। आज रुद्र ने ब्लैक पैंट और शर्ट पहन रखी थी, जिससे वह बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। क्लासरूम में रुद्र के आते ही अद्विका के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। वह बहुत ही प्यार से रुद्र को देखने लगी, जिस पर रुद्र को देखते देखते रितिका अपने सर पर एक बार हाथ लेती हुई, पागल लड़की को कुछ नहीं हो सकता। वहीं रुद्र अद्विका को एक नज़र देखता है और दूसरे ही पल बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर देता है। आज रुद्र भी अद्विका को नोटिस करता है कि अद्विका उसे ही देखे जा रही थी, जिस पर रुद्र अद्विका को उठाकर क्वेश्चन कर देता है, जिस पर अद्विका आज भी क्वेश्चन का बिना जवाब दिए ही अपने सर नीचे कर खड़ी हो जाती है। पर रुद्र आज अद्विका को क्लासरूम से बाहर नहीं निकालता, उल्टा उसे बैठने के लिए बोलता है। कल मैं टेस्ट लूँगा, तो कल आप लोग तैयारी करके आइएगा, नहीं तो आप लोगों को पनिशमेंट मिलेगी। इतना कहकर अद्विका को एक नज़र देखता है और क्लासरूम के बाहर चला जाता है। आज अद्विका के आंखों में आंसू नहीं थे, उल्टा कुछ जुनूनी भरा था, जो मुस्कुराते हुए जाती हुई रुद्र को भी देख रही थी। ऐसे ही बैक टू बैक और भी क्लासेस होती है और पूरे दिन ख़त्म हो जाता है। कॉलेज छुट्टी हो जाती है और वापस सारे बच्चे, अद्विका भी अपने घर चली जाती है। पर पहुंचते अद्विका एक नज़र अपने मैथ के बुक को देखती है और कॉपी को देखती है, जिससे उसे उसका मुंह बन जाता है, जिस पर दूसरे ही पल उसके दिमाग में कोई आइडिया आता है, जिसे सोचकर वो मुस्कुराते हुए अपने रूम के बाहर निकल जाती है। कुछ देर बाद अद्विका रुद्र के सामने अपना मुंह लटकाए खड़ी थी। आज अद्विका ने फिर से वही वाइट टॉप और रेड स्कर्ट पहनी थी, जिसको उसने अपनी मुट्ठी से कसकर पकड़ रखा था। और वहीं रुद्र अद्विका के पैरों के पास अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था। गेस्ट रूम के दरवाजे पर खड़ी अद्विका अपनी भूरी आंखों के सामने खड़े रुद्र को देख रही थी। वहीं रुद्र अपने दोनों हाथ सीने पर बांधे खड़ा अद्विका को देख रहा था। मिस अद्विका, कुछ कहना है तो कहिए, क्योंकि पिछले 5 मिनट से आप मुझे ऐसे ही घूर रही हैं। रुद्र की बात पर अद्विका हड़बड़ा जाती है और अपनी नज़र नीचे कर इधर उधर देखने लगती है। अद्विका को इस वक्त बहुत शर्म आ रही थी। उसके दोनों गाल लाल हो चुके थे और होठों पर अपने आप ही स्माइल आ रही थी। अद्विका शर्माती हुई अपने चेहरे पर आ रहे बालों को उसके कानों के पीछे करती है और बहुत ही धीमी आवाज़ में कहती है, वो सर, मुझे आपकी हेल्प चाहिए थी। अद्विका के ऐसे कहने पर रुद्र एक आईब्रो उठाकर उसे देखता है, मानो पूछ रहा हो कि हेल्प। और अद्विका यह कहती है कि हाँ सर, वह मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। अद्विका की बात पर रुद्र उसे एक नज़र ऊपर से नीचे तक देकर अपने पलक झपकाकर कहता है, ठीक है। रुद्र के हाँ कहते ही अद्विका झट से गेस्ट रूम के अंदर आती है और अपनी कॉपी और बुक खोलकर रुद्र के सामने बैठ जाती है। और फिर रुद्र अद्विका के पूछे क्वेश्चन को उसे समझाने लगता है। कुछ देर ही बारीकी से हर एक क्वेश्चन को समझा रहा था। वहीं अद्विका का ध्यान पढ़ाई में कम और रुद्र पर ज़्यादा लग रहा था। अद्विका की आंखें अभी रुद्र के चेहरे पर टिक जाती है, तभी उसके होठों पर, तो कभी उसके चौड़े सीने पर, तो तभी उसकी पतली लंबी उंगलियों पर। और अद्विका तो हद तक पार कर चुकी जब वह अपनी बुरी आंखों से रुद्र की 8
बैग को उसकी शर्ट के ऊपर से ही ताड़ने लगती है। अद्विका रुद्र को देखती हुए अपनी ख्यालों में गुम थी कि तभी उसके कानों में एक कड़क आवाज़ आती है, मुझे लगता है आप पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं हैं। अगर नहीं है तो आप यहाँ से जा सकती हैं। मेरा वक्त बर्बाद ना करें। मेरे पास करने के लिए और भी बहुत काम है। रुद्र की बात पर अद्विका अपने ख्यालों से बाहर आती है। रुद्र की बातों में अद्विका के सीने में चाकू चलने लग जाता जैसा काम किया था। वह अपने आंसुओं को इस वक्त बहाना नहीं चाह रही थी, इसीलिए अपना सर नीचे कर बुक में नज़र गाड़ सॉरी कहती है। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो स्टोरी को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।